नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे आस्था स्थल हैं, वो काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या नगरी हो, मथुरा हो, उज्जैन हो, सोमनाथ हो, हर जगह दीपोत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और पहली बार हम देख रहे हैं कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ बोला जाता था, वहां भी सड़क के दोनों तरफ दीपकों की ऐसी लड़ियां हैं, ऐसा लाइनें लगी हुई हैं, एक नैनाभिराम दृश्य जो है वहां भी उत्पन्न हो रहा है। और ये इसलिए क्योंकि अब लोकल यानी दिल्ली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, सनातनियों के पास है। पहले अरविंद केजरीवाल के समय ये सब कहां देखने को मिलता था। और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं, लगातार करीब करीब 8-9 साल हो गए हैं जब अयोध्या में लगातार इसी तरह से दीपक संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और नए नए विश्व रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पच कहाँ रहा है। अखिलेश यादव के अगर बयानों पर आप गौर करें तो आपकी समझ में आ जाता है कि उनके पेट में किस कदर मरोड़ उठ रही है, दर्द उठ रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों कहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और योगी बाबा तो बिल्कुल एकदम आक्रामक अंदाज में है, तो उन्होंने सीधे कार सेवकों पर इन्होंने जो फायरिंग की थी इनके पिताश्री ने, उसका याद दिला दिया। क्या हाल था पूरे अयोध्या में उस समय जब कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली चलवाई थी। सरयू भी एक तरीके से लहूलुहान थी और अयोध्या नगरी भी। और लाख विरोध के बावजूद ये लोग भगवान राम के मंदिर के निर्माण को, प्राण प्रतिष्ठा को रोक नहीं पाए। और अभी भी बदजुबानी से और जो एक कलुषित मानसिकता है उसको शो करने से, प्रदर्शित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय दीपावली की जय बहुत श्री राम। शुभकामनाएं। जय श्री राम। वीरेंद्र जी, आपके पास आता हूं। अखिलेश यादव ने बाबा जी के बारे में कहा है कि ये बिहार में ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे, ये स्टार प्रचारक नहीं है, स्टार विभाजक हैं। क्यों इस तरह की जबान बोल रहे हैं? अब योगी बाबा ने जो कुछ कहा है इनके बारे में जरा उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव की ये पीड़ा फूट फूट करके क्यों निकलती रहती है? 1986 1 फरवरी को अयोध्या का ताला खुलने के बाद से देश की जनता को ये रोज सुनने को, अखबार में पढ़ने को मिलता था कि बीजेपी सांप्रदायिक है। 1986 में 1990 में जब 4 साल बाद अयोध्या में कार सेवा हुई, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब एक नया वर्ड जुड़ गया, फांसीवादी जुड़ गया, कि बीजेपी फासिस्ट है। फिर 2 साल बाद जो है वो ढांचा वहां से साफ हो गया, तो फांसीवाद और मजबूत हो गया। अब अगले 25 साल यही चलता रहा। और 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद और मोदी जी के पीएम बनने के बाद और 17 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब भारत की राजनीति की करेंसी से, या जो जो राजनीतिक विमर्श की जो भाषा से, ये सेकुलर कम्युनल फासिस्ट गायब हो गया है। तो अब जो है क्या है कि साहब ये विभाजक है, ये डिविसिव है। समस्या ये है कि राजनीति में जब आपके पास कोई मुद्दा ना रहे, आपके पास कोई विकल्प ना रहे,
आप राजनीति में कैसे लगातार प्रासंगिक बने रहें, आप लगातार ये संदेश जनता को कैसे देते रहें कि आप सत्ता के से बहुत स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे हैं, या यू आर चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, बस अब आने वाले हैं। 2012 में नारा था आ रहे हैं अखिलेश, 2017 में नारा था कि वापस आ रहे हैं अखिलेश, दो लड़के। तो अब उनके सामने 2024 जून में लोकसभा में 37 जीतने के बावजूद भी राजनीति में सबसे बड़ा चैलेंजर टू द बीजेपी, और हम सत्ता में आ रहे हैं और रोज बीजेपी के संग हम चुनौती दे रहे हैं और हम चैलेंजर के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये अपने लिए प्रासंगिकता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने। इसीलिए नारा दिया गया पीडीए। दलित पिछड़ा मुसलमान की राजनीति जो है पिछले 60-65 साल से हो रही है। उसको नया नाम देने की क्या जरूरत थी भाई, पीडीए खैचलिया पे दे दिया। और अब जो है कुंठा निराशा इतनी बढ़ गई है, आप याद करिए इस वर्ष के शुरू में जनवरी में शुरू हुआ था, फरवरी में कंक्लूड हुआ था कुंभ मेला। कुंभ मेले को लेकर के कितने घृणा भरे बयान समाजवादी पार्टी की ओर से दिए गए। वहां पे एक भगदड़ भी मच गई, कुछ लोगों की उसमें मौत हो गई। उसको लेकर के कितना ज्यादा बयानबाजी की गई। फिर एक जो जो अंग्रेजों की का जो एक जो पोर्टल है, जो टीवी है, बीबीसी ने भी खबर चलाई 4 महीने बाद कि इतने ज्यादा लोग मर गए। वो भी खबर 4-5 दिन चली, फिर वो भी ढह गई। अब हताशा का ये हाल है कि अब वो योगी जी के ऊपर सीधे फुलटॉस बॉल फेंक रहे हैं। पहले कहा कि योगी जी घुसपैठिए हैं, ये इन्फिल्ट्रेटर हैं। और भाई उनका जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ है। यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे नारायण दत्त तिवारी, और वो बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। क्या वो घुसपैठिए थे? और योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बनने के पहले गोरखपुर से 5 बार सांसद इलेक्ट हो चुके हैं, निर्वाचित हुए, राज्यसभा में नहीं थे। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि और वो योगी जी को घुसपैठिया तब बता रहे हैं जबकि उनकी पत्नी स्वयं गढ़वाल की हैं और ठाकुर हैं। ये ये अ, ये उनका राजनीतिक कौशल समझ है। उन्होंने परसों कह दिया कि ये दीपावली में अयोध्या में इतने ज्यादा दीपोत्सव करने की क्या जरूरत है, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। देखो यूरोप में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है, कितने कम पैसे में शहरों को सजाया जाता है, कितनी वहां पे सजावट होती है, झालर होती है, क्या क्या होता है। इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक कह दिया कि हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। तो उनको ये तो कम से कम भान होना चाहिए था कि आप एक बहुत ही सभ्यता, संस्कृति, त्योहार जो हमारी प्राचीन विरासत है, आप उसको आप उसे कलंकित कर रहे हैं, उसे कम आंकने काम कर रहे हैं। अरे क्रिश्चियनिटी तो अभी 2000 साल पुरानी है। रामायण का इतिहास तो, भगवान राम का इतिहास तो 10,000 साल पुराना है। अब लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस के लोग, और मैं तो ये जो INDIA अलायंस है, इसमें ए 2 बार आता है। जो इंडिया का ए का मतलब अलायंस है, इसीलिए इसको बीजेपी ने इंडी अलायंस कहा है। मैं इंडी को कहता हूँ ये हिंदी अलायंस है, हेट इंडी अलायंस, HINDI। ये हिंदी अलायंस है, ये इंडी अलायंस नहीं है, हिंदी अलायंस है, हेट इंडिया अलायंस। तो ये सब उनका जो है अभियान अभी तक चल रहा है। और ये किस नियत से दिया गया, ये केवल आप समझ सकते हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है, और ये अभी तय नहीं हो पाया है कि ये वहाँ कैंपेन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और चूंकि वहां पे आरजेडी में और कांग्रेस में जूते चल रहे हैं, ये आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर के राजनीति में लगातार एक आप योगी जी के सबसे फियर्स, सबसे जो है सबसे कठोर और सबसे ज्यादा आक्रामक विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ के और बीजेपी के। ये अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को रोज सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन ये काम एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके या ट्विटर पे या सोशल मीडिया के हैंडल से नहीं हो सकता। उसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। आज योगी जी की सरकार का 9वां साल है। 9 साल, और अगले साल मार्च में 9 साल पूरे हो जाएंगे। इन 8.5 साल से अधिक समय में समाजवादी पार्टी ने असेंबली में केवल 2 मुद्दे उठाए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, और सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को उनका जो उनका ड्यू शेयर है
जो उनके हितों की उपेक्षा हो रही है। आज तक साबित नहीं कर पाए कि कहाँ हो रही है, लेकिन बस यही दो मुद्दों पे उनकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। और जब राजनीति कॉम्पिटिटिव हो जाती है, उसमें इतनी ज्यादा जो है प्रतिद्वंदता बढ़ जाती है, तो बिना सड़क पर उतरे, बिना मोबिलाइजेशन किए, जैसे बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी ने 9 अक्टूबर को रैली किया लखनऊ में, 2 लाख लोग आए, तो उसके लिए संगठन जुटा, काडर जुटा, जिले जिले में, ब्लॉक में, तहसील में, गांव गांव गया, लोगों को मनाया, लोगों को परसुएट किया कि आप आइए, व्यवस्था की, तभी लोग आए ना। तो ये जो ग्राउंड ये जो ग्रास रूट लेवल पर जो मोबिलाइजेशन का काम है, वो समाजवादी पार्टी ने बंद कर दिया है। केवल मीडिया के जरिए शोर मचाना और हमेशा चर्चा में बने रहना, और जो कहा जाता है कि जो 4-5 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अटेंशन को ग्रैब करती हैं, कि अब्यूसिव भाषा बोलिए, कंट्रोवर्शियल भाषा बोलिए, और वितंडावाद बोलिए, पर्सनल अटैक करिए, तो वो योगी जी पे पर्सनल अटैक करने में आप देखिए सबसे आगे रहते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा पिछले 14 महीनों में, 15 महीनों में, जब हर महीने अखिलेश यादव ने योगी जी के ऊपर कोई कोई निजी हमला ना किया हो। कभी उनके कपड़ों पे बोलते हैं, कभी अभी यहाँ तक बोल दिया कि ये जो है शैम्पू क्यों खरीद रहे हैं, उनके सर पे तो बाल ही नहीं है। अब ये जो है, ये इतना निजी स्तर पर हमला उतर के करना, ये एक नई चीज हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के राजनीति में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़ा खतरा योगी आदित्यनाथ के लिए हम ही हैं, और कोई नहीं है। ये केवल इसको दिखाने के लिए रोज एक नए कंट्रोवर्शियल बयान, हेटफुल बयान, एब्यूसिव बयान, कंट्रोवर्शियल बयान और निजी हमले, ये सब करते रहे, ये सब चल रहा है। और अब वो इस स्तर पे आ गया है कि वो दीपावली के दीपोत्सव कार्यक्रम को भी जो है अनावश्यक बता रहे हैं और फालतू बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए। अब बताइए, जिनका जिनके जो जो सिविलाइजेशनल स्टेट होने के नाते जितना संस्कृति, उत्सव और कला, संगीत, वस्त्र, भोजन वस्तुएं, जो जो चीज भारत में है, वो दुनिया में कहीं है ही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। आप और इस्लाम में क्या है, अब जैसे वो एक अभियान चला कि दीपावली को कहा जाए कि साहब ये जश्न चिराग है, जश्न रिवाज है। क्या बकरीद को भी हम ये कह सकते हैं बकरा बलिदान उत्सव? नहीं कह सकते ना। बकरीद में बकरा काटते हैं ना, लेकिन ये तो नहीं कहते कि ये बकरा बलिदान दिवस है। तो भारत में इतना कुछ है, सनातन संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए, ये जो आज से 300 वर्ष पहले अभियान चलाया था अंग्रेजों ने और पोर्टुगीज ने, अंग्रेज जहाँ पे छोड़ गए थे, उसको आगे बढ़ाया नेहरू ने, और फिर उनका साथ देने आगे से कम्युनिस्ट। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने में थोड़ा ठंडा रहा। बीजेपी की उभार के बाद से उनको लग रहा है कि अगर इस तरीके से हिंदू चेतना का विस्तार होता रहा, तो सारी पार्टियां अपने आप गायब हो जाएंगी। जब जाति झगड़े गायब हो जाएंगे, जब जाति वैमनस्य नहीं रहेगा, तो फिर ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का अस्तित्व क्या रह जाएगा। और जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति ने, सबका साथ सबका विकास ने ये साबित किया है पिछले 10 सालों में कि यही राजनीति समावेशी है, यही राजनीति इंक्लूसिव है, जिसमें सब शामिल हैं। आप किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, तुर्क हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत के राजस्व से, भारत के सरकार की जो पब्लिक स्पेंडिंग है, उसमें सबका अधिकार है, और उसमें हिस्सा पाने के लिए हर व्यक्ति योग्य है। किसी के संग कोई यहाँ पीडीए नहीं है कि अगर हमारी सरकार होगी तो खाली पीडीए को लाभ मिलेगा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बीजेपी के सबका साथ सबका विकास में पीडीए भी शामिल है। ये उनकी समस्या है कि हमारे लोग भी हमसे टूट रहे हैं, और जो नारा हम देते थे कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपना होगा, और जब लोग देख रहे हैं कि हमसे कोई जात नहीं पूछता, हमारी अगर सूची में हमारा नाम है तो हमको लाभ मिल रहा है, और मिल रहा है। तो ये जो फुलटॉस बॉल जो फेंकी जा रही है, इसका सिलसिला भी आगे और बढ़ेगा, आप देखते रहिए, कम नहीं होगा ये। बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी,
ये जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, पचा नहीं पा रहे हैं ये लोग। ये जो सिविलाइजेशन का की पुनर्स्थापना है, इसको नहीं पचा पा रहे हैं ये लोग। जी आप म्यूट हैं शायद जी। सर इनकी मूल समस्या है कि भाजपा का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, हम हिंदुओं को, सनातनियों को अपनी जातीय आइडेंटिटी से ज्यादा अपने, सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय आइडेंटिटी, हम खुद को एक भारतीय के रूप में सबसे पहले पहचानना शुरू करें और उसके बाद हम अपनी सनातनी आइडेंटिटी को असर्ट करना शुरू करें। और संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा तीनों लोग इसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा यह है कि उनका एक टारगेट है बीजेपी का कि हमारा जो वोट शेयर है वो धीरे धीरे 50% हो जाए पूरे देश में, जो कि बड़ा रियलिस्टिक सा टारगेट लगता है अगले 5 से 10 सालों में। अखिलेश इस बात को समझ रहे हैं कि जिस दिन हिंदू अपने आप को हिंदू मानकर वोट देने लगेगा, उस दिन उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा राजनीतिक रूप से। और सर सोशल मीडिया ने इसमें सबसे बड़ा रोल, देखिए मैं इंटरनेट और सोशल मीडिया का मानता हूं, और सोशल मीडिया ने हिंदुओं को, सनातनियों को ये एहसास कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसके बाद सर एक सनातन इकोनॉमी बिल्ड हो रही है इस समय। अगर आप ध्यान दें तो हमारे जितने प्रमुख पर्व थे और हमारा शादियों का सीजन, हमारे जिसे यूपी में लगन कहा जाता है, वो पूरी की पूरी फसल से रिलेटेड थी, बिकॉज वी वर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। सारा कुछ फसल के बाद ही है। शादियों का सीजन, मेरे एक मित्र हैं सर, उनकी साड़ियों की दुकान है मऊ में। एक बार 5-6 साल पहले की बात है, वो बताने लगे इस बार का सीजन बहुत खराब गया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले चूंकि इस बार फसल मारी गई है पूर्वांचल में। तो मैंने कहा फसल मारी गई इसलिए साड़ियां नहीं बिकी? बोला हाँ भैया, आज भी सारी कुछ सब कुछ के बाद अगर फसल नहीं है, अगर किसान के पास पैसा नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान का कोई बिजनेस चल नहीं सकता। तो सर बात यह है कि ये जो सनातन इकोनॉमी है ना, ये स्ट्रेंथन हो रही है हमारी एग्रीकल्चर प्लस हिंदुत्व के कारण। अब आप देखिए कि कुंभ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या जी, इन्होंने मिलके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया, नंबर 1। नंबर 2 सर, अभी जो बिहार का जो चुनाव आ रहा है, इसमें एक बड़ा जबरदस्त एक मैं आपको बता रहा हूं कि जो यादव वोट है वो उसमें क्षरण हुआ है। लालू प्रसाद का जो ग्रुप यादव वोट था उसमें स्पष्ट जो है झुकाव दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ। सर इस चीज को लेके सिर्फ तेजस्वी नहीं, अखिलेश भी चिंतित है, और इनका है कि भैया किसी तरह मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करके रखो। मुस्लिम वोट पर राहुल गांधी की भी बड़ी तीखी नजर है, बड़ी पैनी वो गिद्ध दृष्टि लगा के जो है बैठे हैं। तो सर ये उनकी जो घबराहट है ना, और उनको लगता है कि वो हिंदुइज्म की, सनातन की, योगी जी की, राम मंदिर की, कुंभ की, और जो हमारे हिंदू आइकॉन्स हैं उनकी जितनी ज्यादा आलोचना करेंगे उतने मुसलमान उनसे खुश रहेंगे और उनके साथ। अच्छा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि मुसलमानों के पास इस समय देयर इज नो अल्टरनेटिव, उनको उनके पास अखिलेश को वोट देने के अलावा कोई चारा नहीं है। 85% तक वोट उनको मिल रहा है।
अखिलेश उसी वोट को और कंसोलिडेट करना चाहते हैं। जब भी वो हिंदुओं के खिलाफ और बाबा के खिलाफ कोई बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई पर्सनल अटैक करते हैं, तो वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस कर रहे होते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो इन्होंने बयान दिया सर, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान और एक पॉलिटिशियन के द्वारा, अच्छा उनको तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनको किसी ने बताया, अच्छा वहां पर भी उनको हिंदुओं की नाराजगी की चिंता नहीं हुई, उनको किसी ने समझाया कि प्रजापति जो वोट है वो नाराज हो जाएगा, तो फिर वो डैमेज कंट्रोल करते रहे उनके लोग। वो जो हर एक कुर्ते वाला है ना, कौन, भदौरिया, वो आज उसका एक बयान देगा अखिलेश जी का, हम तो करोड़ों दिए खरीदने की बात कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सरकार हमारी आएगी तो हम करोड़ों रुपए के दिए खरीद के अपने गोदामों में भर लेंगे। जलाने को तो अगर, अच्छा मैं तो एक सवाल पूछता हूं, भैया तुमने कहा कि हम करोड़ों रुपए के दिए खरीद के गोदामों में भर लेगी हमारी सरकार, पर जलाएगी तो क्रिसमस की तरह झालर, तो जी दिए खरीद के क्या करोगे? पर उनको लगा सर ये तो जो प्रजापति वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। अभी पीछे क्या हुआ कि तमिलनाडु सरकार कोई हिंदी के खिलाफ कोई बिल लाने जा रही थी, इंडिया टुडे ने बाकायदा उसको रिपोर्ट किया कि आप हिंदी बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, हिंदी सिनेमा नहीं चलेगा, हिंदी में कोई साइन बोर्ड नहीं लगा, ऐसा कोई बिल उनकी विधानसभा में आने वाला था। तेजस्वी ने कहा कह रहा भैया हमको मरवाओगे, हम बिहार में चुनाव हार जाएंगे इस मुद्दे पे, तो उन्होंने तुरंत जो है इसको विड्रॉ कर लिया। सर बात यह है कि बिहार का चुनाव अखिलेश के इस बयान से इफेक्ट हो जाएगा, और इसका असर मैं आपको बताऊं, बिहार तो अभी बाद में बात करेंगे सर, हरियाणा में और पंजाब में प्रजापति इज अ वेरी स्ट्रांग कम्युनिटी। मैं आपको बताऊं, वो अंकित बैयापुरिया नाम का एक लड़का है जो कि इंस्टाग्रामर है, उसके कुछ मिलियन सब्सक्राइबर है। एक बार मोदी जी ने उसका नाम लिया, उसका जिक्र किया अपने मन की बात कार्यक्रम में, तो उसके फॉलोअर तो और बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। वो बाईकास्ट प्रजापति है, वो एक आइकॉन बन गया, और उस सिर्फ एक नाम ले देने से प्रजापति वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो गया। उसके बाद खैर नायब सिंह सैनी ने हर गांव में जिन प्लॉट्स में कुम्हारों की मिट्टी उपलब्ध होती थी, उन प्लॉट्स का पट्टा पंचायत के नाम कर दिया कि ये सिर्फ, इसका उपयोग सिर्फ कुम्हारों द्वारा मिट्टी उठाने के लिए किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना गया था कुम्हार बिरादरी द्वारा। तो सर अखिलेश के इस बचकाना मूर्खतापूर्ण बयान ने उस पूरी कम्युनिटी को, और दे आर सेड टू बी मोर देन 4% इन नॉर्थ इंडिया, बड़ी प्रोमिनेंट कम्युनिटी है। अच्छा जी, मैं तीसरी एक बात बता दूं सर, अखिलेश और तेजस्वी ये इतने अपरिपक्व राजनीतिक, सर एक तो ये लकी स्पर्म सिल्वर स्पून वाले, माँ बाप के बाप की पार्टी की विरासत मिल गई है, करना धरना कुछ है नहीं। तो इस बार जो है जो लालू जी हैं वो पूरे अशक्त हो चुके हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिमेंशिया। इनफैक्ट वो सिर्फ बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा लोग उनके पास जाते हैं, वो क्या नाम, गुलदस्ते और मिठाई लेके, वो किसी को पहचानते तक नहीं, किसी को हेलो तक नहीं बोलते, एक्नॉलेज ही नहीं करते। ही इज सो सीवियरली डिमेंटेड। तो सर बात यह कि लालू का कोई राजनैतिक परामर्श तो मिल नहीं रहा है। आप देख लीजिए, आज की रिपोर्ट है कि आज स्टेट कार्यालय में सन्नाटा था राजद के। आज की वीडियो मैंने अभी भी एक मित्र को भेजी है। यह हालत है सर, जबकि चुनाव आज अंतिम दिन था। तो सर बात यह सेकंड फेज का नामांकन आज समाप्त हो गया। यस, हाँ, अखिलेश हो चाहे तेजस्वी हो, सर इनके बस की राजनीति है नहीं, इनको राजनीतिक समझ बिल्कुल है नहीं, इनको यही नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो ऐसे लोग सर राजनीति कर रहे हैं, बताइए हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो
अगर अखिलेश जो है बाबा के खिलाफ बोलते हैं और उनको घुसपैठिया बता रहे हैं, अरे तुम्हारी बीवी कहाँ से आई है, हैं? गढ़वाल की। हैं? तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी, शी इज अनदर बेस्ट फ्रॉम गढ़वाल। उत्तराखंड। हाँ, हाँ, दोनों मुलायम सिंह की दोनों बहुएं जो हैं वो गढ़वाल से हैं, और तुम जो है गढ़वालियों को जो है घुसपैठिया बता रहे हो। तुमको यही नहीं मालूम घुसपैठिया होता क्या है? और तुम, अच्छा, जो असली घुसपैठिए हैं उनको तुम जो है अपने घर में बसाने के लिए तैयार हो, उनके लिए तुम कहते हो कि नहीं एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर का विरोध कर रहे हो। असली घुसपैठियों को आप जो है दामाद बना के अपने देश में रखना चाहते हैं। अच्छा, वीरेंद्र जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, ये इनके कुछ बयान का हिस्सा मैं आपको और पढ़ के बताता हूं। देखिए, ये कहते हैं, जिसने लखनऊ को तीसरी सबसे स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया उस पर एफआईआर होनी चाहिए। कुंभ में बहुत जाने गई, सरकार सही आंकड़े नहीं देना चाहती। लोगों को सच पता है, सरकार सच बोलने वाली नहीं है, कानून संविधान मानने वाली नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर ये महाकुंभ में मरे लोगों को डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे तो मुआवजा देना पड़ेगा। फिर आगे सुनिए, आगे कहते हैं कि आजकल लोग भेड़िए की दहशतगर्दी से परेशान हैं। अब तक छतों पर सांड चढ़ रहा था, अब तो गुलदार भी छतों पर चढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में 52 लोगों पर हमले हो चुके और अब बुलडोजर को विदा देने का समय आ गया है। कोई मतलब है क्या इन सब बातों का? और गुलदार भी छतों पे चढ़ रहा है, सांड भी छतों पे चढ़ रहे हैं, लखनऊ में जाम लग रहे हैं, उसको स्मार्ट सिटी कैसे कह सकते हैं? इस देश का इतनी बड़ी आबादी है, त्योहारों पर सब लोग घर से बाहर निकलते हैं, जाम लगना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इस तरह की बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? जो गुड़गांव आज है, आप तो रहे हैं, क्या सन 2000 में ये गुड़गांव था जितना बड़ा आज है? था ही नहीं गुड़गांव जितना बड़ा आज है। 25 साल में गुड़गांव कहां से कहां पहुंच गया। नोएडा में आज से 25 साल पहले क्या था जो आज है? क्या वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था? क्या आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे था? क्या 25 साल पहले नोएडा में मेट्रो थी? क्या ग्रेटर नोएडा में मेट्रो थी? तो जो लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, कल पानीपत या फरीदाबाद के एक शॉपिंग मॉल में जो है एक आपका तेंदुआ घुस गया और वो उसने छलांग मारी और उसके बाद जो है खैर कोई हानि नहीं हुई और वो बाहर निकल गया। लोगों ने कहा कि वो हर जगह चेक करने आया था, कहाँ कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जंगल कम हो रहे हैं और जो वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ये समस्या केवल भारत में नहीं दुनिया के तमाम देशों में है। लेकिन इसको भी जो है हल्की राजनीति का विषय बनाना, यही अपने आप में दिखाता है कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। और किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब मुद्दा विहीनता की स्थिति आती है, वो सबसे स्थिति बड़ी भयानक होती है। पिछले 11 साल से कांग्रेस जो है मेन अपोजिशन पार्टी है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं खोज पाई, एक भी नया विमर्श नहीं खड़ा कर पाई। 12 मुद्दों में वो सुप्रीम कोर्ट गए, कोई मुद्दा आता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आधार हो, कोई भी कानून हो, हर जगह पे। अब और अभी फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि साहब जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है जो एक रीट लेके गए थे चुनाव, तो सुप्रीम कोर्ट ने रीट को खारिज कर दिया, कहा आप इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाइए। तो ये तो हाल है आपकी। आपने जो है इतना हल्ला मचाया कि वो वोट चोरी हो रही है और वो मामला भी खत्म हो गया। आज बिहार में हालत ये है, कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के सबसे खास जो 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 विश्वस्त पार्टी इंचार्ज है कृष्णा अल्लावरू, जो कि उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो पैसे लेके टिकट बांट रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है और वो कॉर्पोरेट शैली में लाइक ए कंसल्टेंट के रूप में वो पार्टी चलाते हैं।
कितने गंभीर आरोप लगे हैं। आज सारे दिल्ली के अंग्रेजी अखबारों में वो खबर बहुत विस्तार से छपी है। राहुल गांधी अभी तक एक बार बिहार नहीं गए। मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछा, भाई जो है तेजस्वी जो अखिलेश का भतीजा है, वो तो तेजस्वी का बहनोई है, लालू यादव का दामाद है, तो आपका तो रिश्ता पारिवारिक है। तो अखिलेश यादव वहां कब जा रहे हैं कैंपेन करने? समाजवादी पार्टी के बाद के मैं इस बारे में बोलने वाला एक व्यक्ति नहीं है। अभी कुछ तय ही नहीं हुआ कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो जब ये सब हालत है और समाजवादी पार्टी की 1992 में स्थापना काल से लेकर आज तक ये नीति रही है कि रोज कुछ अखबार में छपना चाहिए। अब अखबार की जगह टीवी भी आ गया है, सोशल मीडिया भी आ गया है। तो सोशल मीडिया तो ट्वीट तो खुद संभाल लेते हैं, फेसबुक पे खुद संभाल लेते हैं, लेकिन अखबारों को कुछ हार्ड न्यूज चाहिए, तो कुछ भी कुछ बोल देते हैं। अब कल बोल दिया कि वो बांके बिहारी मंदिर में केवल कुछ चम्मच और कुछ चांदी के बर्तन मिले। पता नहीं कुछ बोला उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट की है। तो ठोस पॉलिटिकल मैसेजिंग करने के लिए आपके पास बोलने को क्या है? योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का सबसे बड़ा मुद्दा ये खींच लिया। यूपी के 48 जिलों में गन्ने की खेती होती है। यूपी में 125-130 के बीच में चीनी मिलें हैं और सबसे ज्यादा पश्चिम यूपी में है। मेरठ मंडल में है, सहारनपुर मंडल में है, मुरादाबाद मंडल में है और बरेली मंडल में है। इन 4 मंडलों में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। इन 4 मंडलों से गन्ना किसान की राजनीति का मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि अब गन्ना किसानों का जो पेमेंट मुश्किल से जो बकाया है वो शायद 1% बकाया होगा। 2014 में जब मोदी जी पीएम बने थे, तो एथेनॉल से ये आपके शीरे से एथेनॉल बनने की जो मात्रा मात्र 60 करोड़ लीटर थी, जिसको पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जाती है, आज वो बढ़ के पहुंच गई है 1000 करोड़ लीटर। और शुगर मिलों ने कहा है कि हम लगभग 1800 करोड़ लीटर एथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने को तैयार हैं। 2014 में ये 5% थी, आज सरकार ने उसको बढ़ा के कर दिया है 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल। और आज स्थिति ये है कि चीनी मिलें सप्लाई नहीं कर पा रही हैं जितनी मांग है। इसका लाभ सीधे सीधे चीनी मिलों को हो रहा है और गन्ना किसानों का तो भुगतान हो रहा है। आप उस इलाके के हैं, आप जानते हैं, गन्ना किसान जो है हर साल रेट में बढ़ोतरी नहीं चाहता। गन्ना किसान चाहता है कि उसको वो अगर चीनी मिल को गन्ना बेचे, उसका जल्द से जल्द उसका भुगतान हो। अखिलेश के जमाने में योगी जी 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार ने 2007 से 12 के बीच में मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस काल का पेमेंट किया गया और 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव सीएम थे, उस काल का चीनी मिलों ने किसानों का भुगतान किया। तो वो राजनीति भी आपकी चली गई। और 2017 में यूपी में जो टोटल पावर सप्लाई हो रही थी वो 16,000 मेगावाट थी, आज 32,000 मेगावाट है। बिजली हर जगह पहुंच रही है, 1.5 करोड़ से ज्यादा पावर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनकी परेशानी एक्चुअल में यही है। तो कुल मिलाकर के कि आप किस मुद्दे पे आंदोलन करेंगे? 4,000 करोड़ रुपए की किसानों को ट्यूबवेल की सब्सिडी मिल रही है, सीधे उनके खाते में जा रही है। उन्हें किसी बिजली के इंजीनियर के, जेई के, तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सबका लैंड रिकॉर्ड है, खसरा खतौनी है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है और वो सीधे खाते में जा रही है। वो करीब 4,400 करोड़ रुपया। तो मुद्दा क्या बचा है इनके पास? अब मुद्दा केवल ये बचा है कि साहब लखनऊ नगर निगम में कूड़ा नहीं उठवाया जा रहा ठीक से, चलो भाई कूड़ा भी उठवा देंगे। तो कुल मिला के एक जो है एक ऐसा मुद्दा चाहिए ताकि जिससे पानी में आग लगे। मुद्दा नहीं है, समस्या केवल ये है। तो जब मुद्दा नहीं है जरा ये भी योगी जी के ऊपर, योगी जी पे निजी हमला करो, उनको बताओ कि वो बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं। जरा ये भी सुन लेते हैं कि उनके सिर पे बाल नहीं है। ये भी सुन लेते हैं कि योगी जी ने अपने ही अंदाज में जवाब क्या दिया है। जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था,
आज उनको अयोध्या की ये दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। मैं बाबा रामदास जी के पास आता हूं। योगी जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह उल्लेख करके उनके योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की, जरा ये भी एक हल्का सा सुन लेते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या में आए, राम जन्मभूमि का दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को से राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिल रहा यह सम्मान इन्हीं संकल्पों के दृढ़ अभियान का हिस्सा है। आज बहनों और भाइयों, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। जी बाबा जी, ये जो जन जागरण कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री मोदी ने, और हिंदुत्व और सनातनियों को एकजुट करने का काम किया है, सबसे बड़ा पेट में दर्द होने की मूल वजह यही है इनके। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक सफल हो गए थे इस एकता को तोड़ने में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे भागीरथ प्रयास किसी जमाने में तब हुआ था, वैसा ही आज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, बात यह है कि ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले योगी जी का मजाक उड़ाया करते थे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं संसद में, आपको तो
उस मठ में होना चाहिए, मंदिर में होना चाहिए। ये एक तरह से एक भगवा का अपमान था, और कि जो साधु संत हैं वो मठ मंदिरों में रहें और पार्लियामेंट डकैतों के लिए छोड़ दें, डकैतों के लिए खाली कर दें। सर बात यह है कि योगी जी ने सिर्फ राम मंदिर निर्माण या दीपोत्सव तक ही उनकी उपलब्धियां नहीं है। याद कीजिए कि आज से मात्र 4 दिन पहले मई 2 में ब्रह्मोस की फैसिलिटी की शुरुआत की थी, उद्घाटन किया था, और आज पहली ब्रह्मोस जो है वो डिलीवर हो गई है, उसकी सारी टेस्टिंग और वो सब परसों हो चुकी है। परसों, वही आज, मतलब आज जो है वो आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए पहुंच चुकी है, कल पहुंच गई थी, परसों जो है वो उसको उन्होंने वो उसका किया। और राजनाथ जी ने कहा कि आज जो है 1-1 इंच भूमि पाकिस्तान की ब्रह्मोस की जद में है। और सर उतनी सी बात नहीं है, आज जो बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो इकोनॉमिक बूम है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूपी में, 70,000 करोड़ का रिजर्व योगी जी खुद बता चुके हैं। यानी आज पैसे की कोई कमी नहीं है। नहीं, जो आपका रेवेन्यू सरप्लस है, यानी ये है कि राज्य सरकार का जो समय स्रोतों से जो आय है, उसमें सारे खर्चे पूरे करने के बाद भी 70,000 करोड़ रुपए बच रहा है, यानी सरकार को नया कर्जा नहीं लेना पड़ रहा है। वही। तो सर बात यह कि ये सिर्फ मंदिर में घंटा हिलाने वाली सरकार नहीं है, ये ब्रह्मोस भी बना रही है, और ब्रह्मोस की 6 फैसिलिटीज सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्रिएट हुई हैं, और जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनके सबके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो है डेवलप हो रहे हैं। तो ये सिर्फ मंदिर में घंटा हिलाने वाली सरकार नहीं है। ये नहीं सर, ये आपका यूपी का डिफेंस कॉरिडोर है, लखनऊ है, कानपुर है, चित्रकूट है और अलीगढ़ है। तो जी इन चारों जगह पर जो है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही हैं, और उसमें झांसी भी है जी डिफेंस कॉरिडोर, और एक कॉरिडोर तमिलनाडु में है ये, और इसकी घोषणा 2018 में हुई थी। उसके बाद सर बहुत बड़ा टेक्सटाइल कॉरिडोर आ रहा है हरदोई के पास, और ऐसे 1000 बड़े प्रोजेक्ट्स यूपी में जो है वो पाइपलाइन में है। तो ये मैंने कहा ना कि हम सिर्फ दीप जलाने वाले और आरती करने वाले लोग नहीं हैं, हम पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। और सर बात यह ना, आपने कहा कि मुद्दा कोई नहीं बचा है। मोदी और योगी ने विपक्ष को पूरी तरह मुद्दा विहीन कर दिया, इसलिए इनको वोट चोरी जैसे फर्जी मुद्दे लेके, तो अब बात ही नहीं कि सर आखिर आलोचना करें तो क्या करें। मैं बिहार में गया, लोगों से मैंने पूछा मुद्दा क्या है, बोले कोई मुद्दा नहीं इस सरकार, हाँ एक मुद्दा है रोजगार का, पर पब्लिक ये भी कहती है इस मुद्दे को भी अगर कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ योगी, मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो सर ऐसे में तेजस्वी और अखिलेश की हताशा स्वाभाविक है, तो उनको ऐसे ही फजूल के मुद्दों पर ही आलोचना करनी पड़ेगी कि शैम्पू का खरीद रहे हैं। शैम्पू ही मुद्दा रहेगा सर, और कोई मुद्दा योगी जी ने छोड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी, दर्शकों का भी। और 2 चित्र दिखाता हूं आखिर में। एक जरा योगी जी का ये चित्र देखिए, शायद अब मैं क्या कहूं, इसमें सब कुछ है। और एक चित्र ये देखिए, वो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जमीन पर एक साधारण, जैसे एक किसान का, एक मजदूर का बेटा दिए जलाता है वैसे। और एक और मुझे याद आता है, वो मैं डाउनलोड करके दर्शकों के लिए रख नहीं पाया, वरना उसको भी रखता इस समय। जब वो महाकुंभ में अपने कुछ साथियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे,
जैसे मासूम बच्चे नहाते हुए एक दूसरे के ऊपर जल उछालते हैं, वो दृश्य कभी भूला नहीं जा सकता। तो योगी आदित्यनाथ एक्चुअल में जो भारत की मूल संस्कृति है उसको जी भी रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए, पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए दिन रात मोदी जी की तरह लगे भी हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी। सभी से निवेदन है, अगर आपको ये चैनल और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन में भी जो ऑल वाला बटन है उसको दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक जरूर पहुंचते रहे। बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, दोनों को सब्सक्राइब करें, उनको सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।